नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात वोटरों को लुभाने की कोशिश करने के को लेकर आए एक वीडियो की करते हैं। जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है मधुबनी से, जहां वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। विश्वकर्मा पूजा के दौरान डांस का आयोजन किया गया था। ऑर्केस्ट्रा के जो डांसर्स है वो यहां पर मौजूद थे, क्योंकि बिहार में 24 सितंबर से पंचायत चुनाव है और इसके लिए वोट भी डाले जाने हैं। ऐसे में कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं प्रत्याशी। मधुबनी की तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। हरलाखी प्रखंड के गंगौर पंचायत का वीडियो है, जहां विश्वकर्मा पूजा के मौके पर डांस कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। यह डांस कार्यक्रम गंगौर पंचायत के निर्वर्तमान मुखिया शिवचंद्र मिश्रा की तरफ से आयोजित किया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ऑर्केस्ट्रा डांसर जो हैं लोगों का मनोरंजन कर रही हैं और भारी संख्या में भीड़ भी इकट्ठा है। ये डांस के मजे ले रही है। कोरोना के नियमों की धज्जियां तोड़ाई गई और साथ ही आचार संहिता का भी उल्लंघन हो रहा है। स्टेज पर मुखिया प्रत्याशी और निर्वर्तमान मुखिया शिवचंद्र मिश्रा की तरफ से बैनर भी लगाया गया था, जिससे उन्होंने लोगों से खुद को जिताने की अपील की थी। हालांकि बाद में विवाद की वजह से बैनर को हटा दिया गया। कार्यक्रम की तस्वीरें वायरल हो चुकी है और हरलाखी सीओ ने मुखिया जो है शिवचंद्र मिश्रा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले का केस भी दर्ज कर दिया है। गंगौर पंचायत मुखिया शिवचंद्र मिश्रा, वो विश्वकर्मा पूजा में आयोजित एक कार्यक्रम था, उसके स्टेज के पीछे में एक बैनर लगा हुआ था। विश्वकर्मा पूजा के बैनर के साथ साथ इनका पार्टी का भी नाम था, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। उसी के इसमें कार्रवाई की गई है, केस दर्ज किया गया हरलाखी थाना में। और हमारे सहयोगी अमित रंजन इस खबर पर हमारे साथ मधुबनी से जुड़ गए हैं। अमित, थोड़ी हैरानी हो रही है कि एक तरफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है और बेबाकी देखिए ऐसे आयोजन पर रोक होती है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं, निर्वर्तमान मुखिया हैं, उनके तरफ से आयोजन किया गया है, कार्रवाई की गई है। और क्या जानकारी आपके पास है इसके अलावा? ये अनूप, ये काफी गंभीर मामला है। चुनाव को देखते हुए अभी आदर्श आचार संहिता लागू है, इसके बावजूद किसी निर्वर्तमान मुखिया के द्वारा इस तरह की ये हरकत सही में ये प्रशासन के संज्ञान में आते ही प्रशासन इस पर मुखिया के खिलाफ अभी एफआईआर करने के बाद पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। लेकिन यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि अभी मधुबनी में पिछले 3 दिनों में जो कोरोना को लेकर के भी काफी दहशत है। ऐसे फिलहाल अभी ये आरटीपीसीआर रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं और इस तरह जैसे यहाँ भीड़ जुटी हुई है, तो ग्रामीण इलाकों में लोगों को इससे सावधान रहने की जरूरत है। और जो मुखिया के द्वारा अगर ऐसा किया गया है तो ये सही में काफी गंभीर सवाल सिर्फ मुखिया प्रत्याशी पर नहीं उठ रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल है कि अगर ऐसा आयोजन हो रहा था, खूब संगीत बज रहे थे और म्यूजिक बज रहा था, शोर शराबा हो रहा था, कहां थी पुलिस? क्यों नहीं पहुंची? ये भी इस पर भी सवाल उठा है। ये यहाँ जो बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है और बताया जा रहा है कि बॉर्डर इलाके में जबकि अभी काफी जो सुरक्षा बल है या पुलिस की टीम है वो लगातार गश्ती करने के निर्देश है, इसके बावजूद अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो ये सही में काफी गंभीर मामला है अनूप। और यही वजह है कि यहाँ जो कई जो ग्रामीण इलाके हैं उन इलाकों में अभी भी जो पंचायत के चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन इसमें जरूरत है कि इस तरह की कड़ी कार्रवाई की जो आगे भविष्य में फिर इस तरह के मतलब कोई मामला फिर सामने न आए। लेकिन फिलहाल इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुआ है और सीओ का कहना है कि अभी हम लोग पूरे मामले की फिर से तहकीकात कर रहे हैं और अगर ऐसा कुछ मामला है तो इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बिल्कुल, देखिए मधुबनी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखकर भी हैरानी हो रही है कि इतनी भीड़, जहां मधुबनी में कहा जा रहा है कि एक साथ 40 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है, लेकिन अभी इस सूचना को कंफर्म नहीं किया गया। लेकिन उसके बावजूद ऐसी भीड़ इकट्ठा हुई डांसर्स को देखने के लिए, मनोरंजन के लिए, और सब कुछ हो रहा था वोट के लिए। पंचायत चुनाव के जो प्रत्याशी है मुखिया के, उनकी तरफ से इसका आयोजन किया गया था और वोट के लिए कैसे देखिए जान जोखिम में लोगों की वोट डाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित। मुंगेर में भी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। तारापुर में पहले फेज में चुनाव होने हैं, जबकि दूसरे इलाके में, मुंगेर के दूसरे इलाके में दूसरे फेज में चुनाव है। हालांकि इसे लेकर परिवहन विभाग भी सजग हो गया, गाड़ियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एमबीआई ने बताया कि लगभग 200 छोटे बड़े वाहनों को जब्त करने का टारगेट रखा गया ताकि मतदान को लेकर वाहनों की कमी ना हो। जब्त वाहनों को डीएम कार्यालय के सामने एक पार्क में रखा गया है। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण शर्मा ने। जिले में 9 फेजों में पंचायत चुनाव होना है, जिसको लेके वाहन कोषांग ने अब से ही तैयारी शुरू कर दी है।
ये जो जानकारी मिली है कि वाहन कोषांग प्रथम 2 फेज़ों के लिए वाहनों को जब्त करने में लगी हुई है। लगभग 100 से अधिक वाहनों को उन्होंने जब्त किया गया है, जिसमें बस है, जिप्सी है, अन्य कई वाहने हैं। साथ में MVI भी है। उन्हीं से जानेंगे कि कितने वाहनों को उन्होंने जब्त किया है, क्या मामला है। ये पंचायत चुनाव के लिए प्रथम चरण और के लिए हम लोग जो है ये वाहन जब्त किए हैं, जिसमें ज़्यादातर छोटी वाहनें हैं, इसमें मैजिक है और पिकअप है। कितने वाहनों को जब्त करने का यहाँ लगभग 200 का हम लोग का टारगेट है। लगभग 125 गाड़ी हम लोग यहाँ पे जब्त कर चुके हैं, जिसमें बसेस भी हैं। फोर्स के लिए बसेस की क्या यूज में आना है इन वाहनों को? ये छोटी गाड़ी वाहनों के लिए PCCP के लिए ज़रूरत है, पोलिंग के लिए ज़रूरत है, और बड़ी बस जो है वो फोर्स को वहाँ पर डिप्लॉयड करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। आपने देखा कि पहला जो 2 चुनाव हुए कंटिन्यूस में है, तो ऐसे में इन 2 फेज़ों के लिए अभी तक वाहनों को जब्त किया गया। उसके बाद पुनः इन वाहनों को रिलीज किया जाएगा, उसके बाद पुनः जब्त किया गया। जब 3rd फेज़ का चुनाव होगा तो उसके लिए फिर वाहनों को जब्त किया जाएगा, जो अभी MVI का कहना था। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और इधर बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। EOU ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। पटना जिला मेंस पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं धीरज कुमार, उनके यहां छापेमारी हुई। 9 ठिकानों पर छापेमारी हुई नरेंद्र कुमार धीरज के यहां पर। दानापुर में बताया जा रहा है, दानापुर में नरेंद्र कुमार धीरज के आवास पर उनके पैतृक घर आरा में भी रेड डाली जा रही है। आरा में नरेंद्र कुमार धीरज के भाई सुरेंद्र सिंह और विजेंद्र कुमार विमल के घर में छापेमारी हो रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में यह कार्रवाई हो रही है। कल आर्थिक अपराध थाने में नरेंद्र कुमार धीरज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। नरेंद्र कुमार पर पद का दुरुपयोग कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। रिश्तेदारों के नाम पर भी उन्होंने संपत्ति अर्जित की है। और इसी छापेमारी से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अरवल में भी जो धीरज जी हैं उनके कई इलाकों पर छापेमारी हो रही है। हम आपको बता रहे हैं कि बड़ी खबर EOU वहां भी कार्रवाई कर रही है। जो पुलिस मेंस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है पटना के नरेंद्र कुमार धीरज, उन पर शिकंजा कसा गया। अरवल में उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा यह मामला है। पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। EOU जो है लगातार भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई कर रही है। 9 टीमों की दबिश अलग अलग जगहों पर पड़ी है। और अरवल में भी जो जानकारी मिल रही है, बड़ी कार्रवाई EOU की तरफ से की गई है। नरेंद्र कुमार धीरज के जो ठिकाने हैं अरवल में, वहां भी छापेमारी चल रही है। सिपाही रहते कहा जा रहा है कि नरेंद्र कुमार धीरज ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की, ना खुद के नाम से बल्कि अपने परिवार रिश्तेदारों के नाम से भी उन्होंने संपत्ति अर्जित की है। इधर अररिया में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। कार सवार ये 5 लोग थे जो अनंत मेले से वापस लौट रहे थे। उसी दौरान ये हादसा हो गया है। दर्दनाक सड़क हादसे के बाद मृतकों के परिवार वालों में मातम पसरा हुआ, लोग डरे सहमे हैं। हादसा कालियागंज डाला मोड़ के पास हुआ। हादसे के शिकार लोगों की पहचान लौखड़ा के कलानंद मंडल, गिरारी के सुनील किरदार, मजुआ के सुनील मंडल, चौरी के धनंदन शाह, चिकनी कुरसा कंटा के नवीन शाह के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पलासी थाना अध्यक्ष शिवपूजन कुमार जो हैं मौके पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भेजा गया। एक साथ 5 दोस्तों की मौत से पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अररिया के पलासी में एक बड़ा हादसा हुआ है, सड़क हादसा, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पलासी प्रखंड का जो कलियागंज इलाका है, पलासी प्रखंड का जो कलियागंज इलाका है, वहाँ पर सड़क हादसे में जो कार सवार जो युवक थे 6 की संख्या में थे, जिसमें कि 5 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी अनंत जो पूजा का जो मेला होता है वो देखकर जो है लौट रहे थे। क्या अधिक जानकारी सीधे जानते हैं कि कैसे कैसे ये घटना घटी। ये लोग चंडीपुर गए थे मेला और तकरीबन 3 बजे भोर में ये लोग वापस आ रहे थे घर के लिए। अचानक हम लोगों को 4:30-5 बजे पता चला कि कार दुर्घटना हो गई है। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो ड्राइवर से पूछे तो बोला कि अचानक सामने कुत्ता आ गया, उसको बचाने के चक्कर में उसमें गाड़ी चढ़ गई कुत्ते पे और गाड़ी सीधे जाके खाई में गिर गई। खाई में गिरते ही उसमें पानी भरी हुई थी और एक लोग तो किसी मुश्किल से तरीके से निकल गए, ड्राइवर निकल पाए
और सब लोग उसी में पाँचों की मौत है। तस्वीर में दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो घटना स्थल से जो शव का पहुंचना यहाँ पोस्टमार्टम में जारी है, एक और शव यहाँ पर पहुंचा है। देख सकते हैं कि कौन यह सोच सकता था कि यह जब दोस्त मेला घूमकर जो है आनंद उठाते हुए जो निकले थे मेला देखने के लिए और इस बड़े हादसे का वो शिकार हो जाएंगे। आखिर किसने सोचा था। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका, कौन है ये? मेरा भगना है, मेरा नाम सुरेश है। मेरा भगना उन्ना बाजार देखने के लिए गया था ना, तो उसी में ही पार्टनर साथी के साथ में ऐसा घटना हुआ है। और हम लोगों को सुबह मालूम पड़ा कि ऐसी घटना हुआ। रात में पता नहीं कितने बजे रात में हुआ था, नहीं हुआ था ये तो मुझे मालूम भी नहीं। ड्राइवर था इसके पास, ड्राइवर तो निकल गया, 5 गाड़ी के अंदर ही रह गया था। ड्राइवर निकल गया और सबकी मौत हो गई। हाँ, और सबका मौत हो गया है। जो 5 दोस्त होते हैं मेला अनंत पूजा का मेला देखने जाते हैं और सभी की जो है सड़क हादसे में मौत हो जाती है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और एक बड़ी खबर इस वक्त सिवान से, जहां ज्वेलरी शॉप में हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया और 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल देर शाम सिवान में ज्वेलरी शॉप में लूटकांड हुआ था और 1 करोड़ की सोने की लूट हुई और कारोबारी को गोली भी मारी गई थी। पुलिस ने इसके बाद एसआईटी टीम का गठन किया, एसपी ने। उसके बाद रात भर छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान लूट का ज्यादातर सोना भी बरामद कर लिया गया। वहीं पुलिस ने अपराधियों के पास से 7 पिस्टल भी जब्त किए हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह। सिवान शहर के अर्चना ज्वेलर से अपराधियों ने बंदूक की नोक के एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया था। देख सकते हैं यही अर्चना ज्वेलर्स की दुकान है। अभी यहाँ पे ताला लगा हुआ है। यहाँ पुलिस पूरी मामले जांच कर रही है। हम दिखाना चाहेंगे कैमरे में, आप देख सकते हैं कितना व्यस्तम इलाका है और यहाँ 8 की संख्या में अपराधी आते हैं हथियार से लैस होकर और उसके बाद अंदर घुसते हैं। और काफ़ी बताया जा रहा है कि ये एक बड़ी लूट है सिवान के लिए और बड़ी लूट की घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं। हालांकि इस घटना के बाद एक पुलिस प्रशासन में सवाल भी खड़ा हो रहा था और इसके बाद सिवान एसपी द्वारा एक टीम का गठन कर दिया गया था और टीम का गठन के बाद यहाँ पे जो उस टीम की सफलता भी हाथ लगी है। जो बताया जा रहा है कि लूट की ज्वेलरी और कुछ जो अपराधी गिरफ्तारी हुई है, पिस्टल भी बरामद हुआ है, तो जिसका खुलासा सिवान पुलिस बहुत जल्द करेगी। लेकिन जिस तरह से अपराधी का मनोबल सिवान में बढ़ा हुआ है, अपराधी द्वारा बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, तो पुलिस प्रशासन पर सवाल भी खड़ा हो रहा है। अब देखना होगा कि सिवान पुलिस जो ज्वेलरी लूट में है उससे कितना लूट की ज्वेलरी बरामद की है, वहीं जो गिरफ्तारी हुई है और जो बचे हुए जो अपराधी है गिरफ्तार, वो कब तक सिवान पुलिस कर पाती है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और देखिए, मधुबनी में 2 महीने बाद एक बार फिर कोरोना की दहशत देखी जा रही है। पिछले 3 दिनों में कहा जा रहा है मुंबई और दिल्ली से आने वाले जो लोग हैं उनकी एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद यहां दहशत का माहौल है। हालांकि संख्या नहीं बताई जा रही है, लेकिन इसे लेकर सिविल सर्जन भी मुस्तैदी बरत रहे हैं। सिविल सर्जन के मुताबिक सोमवार तक मधुबनी रेलवे स्टेशन पर दिल्ली और मुंबई से आने वाले 69 यात्रियों की कोरोना एंटीजन जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। सिविल सर्जन ने कहा कि पॉजिटिव पाए गए किसी भी यात्री में कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिले, लिहाजा सभी को फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं सिविल सर्जन ने सभी लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करने की अपील भी की है। लेकिन 1-to-1 कन्वर्सिंग कम्युनिकेशन आप लोगों की बात वो लोग ज्यादा मानेंगे। तो अब बच गई बात सिर्फ कि हमको पूरा सैंपलिंग करके केस को खोजना है, जो केस मिल गया उसको आइसोलेट करके ठीक कर देना है, वैक्सीनेट करते रहना है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है सो जो मास्क लगाना हुआ, डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, सैनिटाइजेशन पर ध्यान, हाथ धोते रहिए, ये सब के बारे में पूरा जो मतलब कि जोर देना, इसका इंपॉर्टेंस बताते रहना हर एक आदमी को अगल बगल। मधुबनी में कोरोना विस्फोट को देखते हुए पटना जंक्शन में भी कोरोना जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही है, रैपिड जांच की जा रही है और उसके बाद इन्हें एहतियात बरतने को कहा जा रहा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित ने। मधुबनी में अचानक से कोविड मरीजों की जो संख्या है उसमें इजाफा की खबर मिली, जिसके बाद यहाँ पे पटना जंक्शन पे भी जो है स्वास्थ्य विभाग बेहद अलर्ट हो चुका है। हर आने जाने वाले जो यात्री हैं उनका रेंडमली यहाँ पे देखिए कोविड जांच किया जा रहा है। और ये तस्वीर जो है वो पटना जंक्शन की हम दिखा रहे हैं। जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो सभी यात्रियों की यहाँ पे कोरोना जो कोविड जांच होती है, रेंडमली कोविड जांच होती है, वो यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो देखिए ये यात्री यहाँ पटना जंक्शन से आए हैं और यहाँ पे इनकी जांच की जा रही है। अब तक यहाँ पे कहा जाए तो सैकड़ों यात्रियों की जांच कर ली गई है। ये बताइए कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? गुजरात जा रहे हैं सर, कमान भोला नाम है।
कोविड जांच वहाँ हुआ था गुजरात में? नहीं सर, पहला पर कमाने जा रहा हूँ। देखिए ये तमाम जो लोग हैं वो कोई गुजरात से आए हैं तो कोई बॉम्बे से आए हैं और इन सभी की जो जांच है रैंडमली जांच यहाँ पे की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी हैं वो यहाँ पे लोगों की इस तरह से कोविड जांच कर रहे हैं और ये एहतियाती कदम जो है वो मधुबनी में जब अचानक से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा की खबर आई है तो उसके बाद यहाँ पे सतर्कता जो है वो बढ़ा दी गई है कोविड को लेकर के और जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो जाँच जो है वो लोगों की कर रहे हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। लखीसराय के युवाओं में सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का जज्बा कूट कूट कर भरा है और यही वजह है कि गांव में युवाओं की टोली जो है जमकर पसीना बहा रही है। हालांकि ट्रेनर कहते हैं कि यहां मैदान में कुछ कमी है जिसकी वजह से असुविधा भी इनको हो रही है। इनका जायजा लिया, इन लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी राकेश ने। लखीसराय जिले के ज्यादातर युवा सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे युवाओं की टोली है जो कि अगले सुबह से ही यहाँ पे इस मैदान में पहुंचकर और तैयारी में जुटे हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जो कि इन युवाओं को ट्रेनिंग प्रशिक्षण देते हैं। हम उनसे बात करना चाहते हैं, क्या है किस तरह से आप प्रशिक्षण? मानो रामपुर जो भी है ये लखीसराय गांव के लखीसराय जिला से ये बिलोंग करने वाले जो गांव हैं इनके ये सबसे अव्वल में मानो गांव के युवा आते हैं जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं सुबह से लेकर के शाम तक सेना में जाने के लिए। इनके अंदर देश सेवा की जज्बात कूट कूट करके भरा हुआ है। तो आपने सुना लगातार अगले सुबह से ही ट्रेनर इन युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। कुछ युवा भी हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। किस तरह से आप लोग यहाँ प्रशिक्षण कर? हम लोग डेली सुबह फील्ड आकर लगभग 5 से 6 किलोमीटर सब लोग पहले रनिंग करते हैं। आफ्टर ऑल एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद हम लोग के कोच अमरेश दा हम लोग को गाइड करते हैं, सब कुछ बताते हैं। क्या है कोई सुविधा भी यहाँ पे होता है इस मैदान? और सुविधा थोड़ा बहुत बरसात के मौसम में हम लोग का ग्राउंड नहीं, उसका फिर ग्राउंड थोड़ा ट्रैक जो बना हुआ है हम लोग का सही नहीं और फिर बाउंड्री हम लोग का देखिए कितना लंबा चौड़ा फील्ड है लेकिन प्रॉपर ग्राउंड नहीं बना हुआ है। तो आपने सुना युवा सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं, इसको लेकर लगातार यहाँ पे प्रैक्टिस में जुटे हैं। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। और पड़ोसी राज्यों में हो रही बारिश की वजह से गंगा एक बार फिर उफान पर है। गांधी घाट की बात करें तो गांधी घाट पर गंगा का जो जलस्तर है वो 48 सेंटीमीटर के करीब बह रहा है। तो वहीं देखिए दीघा घाट पर 50 सेंटीमीटर को ये पार कर गया है। हाथीदह घाट की बात करें तो यहां गंगा खतरे के निशान से 24 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने गंगा घाटों पर पुलिस की तैनाती कर दी है। पटना में बढ़ते गंगा के जलस्तर का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। पड़ोसी राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा एक बार फिर से उफान पे है। बात अगर पटना की जाए तो पटना के गांधी घाट पे मैं मौजूद हूं और यहां पे देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा एक बार फिर से उफान पे है। इस मानसून में तीसरी बार जो है वो गंगा उफान पे आई है और इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने पुलिस बल को तैनात किया है। तमाम जो घाट हैं वहाँ पे पुलिस बल की तैनाती की गई है। लगातार पुलिसकर्मी जो है वो चहलकदमी कर रहे हैं। जिला प्रशासन जो है वो भी लगातार नजर रखे हुए है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि गंगा एक बार फिर से उफान पे है, खतरे के निशान को पार कर गई है। तो ऐसे में आप अटखेलिया ना करें, पूजा अर्चना करनी है तो घाट किनारे से ही करें, गंगा में डुबकी ना लगाएं और इसको लेकर के लगातार अपील किया जा रहा है। बताते चले कि जो बक्सर है वहाँ पे तकरीबन 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और उस कारण से पटना के तमाम घाट जो है वो खतरे के निशान से ऊपर आ गई है। हाथीदह की बात की जाए तो हाथीदह खतरे के तकरीबन 24 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रही है। गांधी घाट की बात की जाए तो यहाँ का जो जलस्तर है गंगा का वो तकरीबन 48.16 सेंटीमीटर है। इसके अलावा अगर हम बात दीघा घाट की कर ले तो दीघा घाट का जलस्तर जो है वो लगभग 50 सेंटीमीटर के ऊपर से जो है वो गंगा बह रही है और इसी कारण से जो है लगातार जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि आप अटखेलिया ना करें। जो दिशा निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से जारी किया जा रहा है गंगा के लाल निशान के ऊपर होने के कारण उसका अनुपालन आप करें और अपने जो साथ के लोग हैं उन्हें भी आप ये अवेयर करें कि गंगा खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है और ऐसे में गंगा में अटखेलिया करना आपको या दूसरे लोगों को भारी पड़ सकता है। तो इस कारण गंगा से दूरी बनाए रखें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड पे
एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, क्रिप्टो करेंसी पर जेपी और नेटवर्क 18 की स्पेशल सीरीज क्रिप्टो की समझ में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज के जरिए हम आपको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन और टैक्सेशन के बारे में। रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट ड्राफ्ट बिल का उद्देश्य अलग अलग मामलों में क्रिप्टो करेंसी और उसके ट्रीटमेंट को डिफाइन करना है। यह अधिकारियों के अकाउंट बिल में क्रिप्टो ट्रेड को रजिस्टर करने और उसके हिसाब से टैक्स लगाने में मदद करेगा। यदि कमोडिटी के तौर पर कैटेगराइज किया जाए तो इस पर कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लग सकता है। रेगुलेशन आने तक बिजनेस इनकम के तौर पर सामान्य इनकम टैक्स रेट लगाया जा सकता है। भारत में लगभग 15 मिलियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं। अगर आप भी क्रिप्टो ट्रेडिंग के जरिए प्रॉफिट कमा रहे हैं तो इन पॉइंट पर गौर करें। यदि अक्सर ट्रेड किया जाता है तो क्रिप्टो की बिक्री से होने वाले प्रॉफिट पर बिजनेस इनकम के तौर पर टैक्स लगाया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखे जाने पर कैपिटल गेन का भुगतान करना होगा। लागू स्लैब रेट के अनुसार प्रॉफिट पर टैक्स देना होगा। कुछ क्रिप्टो से होने वाले प्रॉफिट को दूसरे सोर्स से इनकम के तौर पर मान रहे हैं। क्रिप्टो माइनर्स इन पॉइंट पर ध्यान दें। यदि आप क्रिप्टो माइनिंग कर रहे हैं तो इसे टैक्सेबल इवेंट कंसीडर किया जाएगा। माइनिंग के वक्त कॉइन की प्राइस पर टैक्स लगेगा। माइनिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले इक्विपमेंट्स रिसोर्स के लिए बिजनेस डिडक्शन का फायदा उठाया जा सके। क्रिप्टो से होने वाली इनकम का खुलासा करना होगा। 50 लाख सालाना से ज्यादा इनकम वाले टैक्स पेयर को एसेट लायबिलिटी का खुलासा करना जरूरी है। फॉरेन एसेट में क्रिप्टो होल्डिंग्स की रिपोर्ट देनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते क्रिप्टो से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारी लेकर आएंगे आपके लिए। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।